गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। देखो, जो मैं चैप्टर 1 आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, ये मैं आपको एग्ज़ाम्स के लिए है ना, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने आपको 1 यूनिट है ना, ऐसे सारे यूनिट्स मैं आपको क्या कराऊँगी, प्रिपरेशन कराऊँगी सारे यूनिट्स, ताकि आप क्या कर सके एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन जो आएगा उनको सॉल्व कर सके। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए, इससे मैंने पहले और भी क्लासेस लिए हैं, इसमें व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म, हम इसकी स्टडी करते हैं। फिर होता है समष्टि। समष्टि मतलब क्या होता है, बड़ा। समष्टि का मीनिंग आप लोग समझो, समष्टि मतलब समेट के बहुत सारी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, इन सारे चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़ी लेवल पे स्टडी करते हैं, किसकी अपेक्षा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपेक्षा समष्टि अर्थशास्त्र में हम विस्तृत रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल स्थिर कहते हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल स्थिर होते हैं, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है आपका, वो क्या बोलते हैं, प्राचलों को स्थिर मान लेते हैं। फिर है आपका नंबर 4 पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत को निर्धारण करना हमारा अध्ययन होता है छोटे लेवल पे, और यही हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, सामान्य कीमत स्तर का हमको अध्ययन करना होता है। फिर है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले है कुल विक्रय का निर्धारण। देखो, जो कोई भी व्यक्तिगत फर्म या आपका उद्योग होता है ना, बाजार में कितना माल बेच सकेगा, और फर्म क्या है, फर्म की कीमतों पर नहीं अपितु समाज की कुल क्रय शक्ति पर क्या होता है, निर्भर होता है। फिर है मजदूरी का निर्धारण। जो व्यक्तिगत फर्म, उद्योग ये होते हैं जो अपने उत्पादन के साधनों को, है ना, जो प्रतिफल प्रदान करते हैं, मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं उनसे जो उत्पादन करते हैं उसके बदले क्या होता है, उनको कुछ देना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, साधनों को जो बदले में प्रतिफल प्रदान करते हैं, उनका निर्धारण क्या है, साधनों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल मांग, है ना, जो आप प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आप रिसोर्सेज की यूज़ कर रहे हो, साधनों का, आप उनको क्या करोगे, कंसिडरेशन बोलते हैं इसको, परचेस दोगे, ठीक, प्रतिफल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप उत्पादन कर रहे हो उसकी कुल मांग जो होती है ना, वो क्या होती है, प्रभावित, कुल मांग से क्या होता है, प्रभावित होता है मजदूरी का निर्धारण। फिर है आपका कुल उत्पादन का निर्धारण एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा। देखो, कुल उत्पादन का जो निर्धारण होता है वो एक व्यक्तिगत फर्म के द्वारा, जो उत्पादन की मात्रा भी और समाज में जो उस प्रोडक्ट की मांग है और इनकम और रोजगार आदि पर क्या होता है, निर्भर करता है। फिर है वस्तु के मूल्य का निर्धारण। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण, देखो यहाँ पे क्या होता है, वस्तु का मूल्य का निर्धारण और किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण जो होता है उस वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर ना होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्य स्तर पर क्या होता है, निर्भर करता है। फिर है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। उत्पादन ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में भी मैं पहले आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो देखो, सबसे पहला इसकी मान्यता क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा है वो क्या होती है, निश्चित होती है। फिर है संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है। अब देखो, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे, है ना, कुशलतम प्रयोग करना आवश्यक होता है। फिर है उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। देखो, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की तकनीक दी हुई है
होती है आपकी। फिर है अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम। देखो जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो यह दिखाता है कि आपके अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। फिर उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती। अब जो देखो हमारे पास जो उपलब्ध साधन है ना, संसाधन है, उनकी कुशलता जो है सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती है। फिर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, सबसे पहला है समष्टि अर्थशास्त्र से आशय। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है। मतलब जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम क्या करते हैं, आर्थिक ज्ञान की शाखा है। इकोनॉमिकल जो आपका नॉलेज होता है उसकी क्या है, एक ब्रांच है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग औसत व योगदानों का उनको व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बड़े योग है ना, एवरेज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय स्तर पे है ना, इन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये उनके व्यवहार और पारस्परिक संबंधों का क्या करती है, अध्ययन करती है। अब देखिए सबसे पहला क्या है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत। अब देखो जो समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा है वो विस्तृत है। जैसा कि मैंने बताया हम क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे, कुल उपभोग स्तर, ये सारी चीज़ें ये क्या होती है, यहाँ पे हम इसमें छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम छोटी इकाइयों को महत्व नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम करते हैं छोटी इकाइयों को वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, विस्तृत लेवल पे जो स्टडी होती है, विश्लेषण होता है, उसको क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है सरकार की मौद्रिक नीतियाँ, राजस्व नीतियों का अध्ययन। फिर है आपका उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों होता है। अब देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा और संसाधनों का जो कुशलतम उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। तो दूसरी वस्तु के देखो जो आपका नियम है वो क्या बोलता है, दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो एक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, आपका कम करता है, कम होगा, है ना। तो क्या है, अर्थव्यवस्था के जो सभी संसाधन का कुशलतम प्रयोग एवं उपयोग पूर्ण किया जा रहा हो तो क्या होता है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को ही घटाकर हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, की जा सकती है। यही कारण है कि उत्पादन जो संभावना वक्र होता है उसका जो है झुकाव बाएं से दाहिने ओर होता है। और इसको आप डायग्राम को देखो, दिख रहा है आपको, डायग्राम में पता चल जाएगा, इजी डायग्राम है, आप इसको समझ लोगे। बता दूं क्या, देखो जैसे क्या हो रहा है, एक साइड ए वस्तु बी वस्तु, देखो यदि हम ए वस्तु का उत्पादन पी लिखा है और पी सॉरी है ना, यहाँ पे लिखा है P1 P0 P1। यहाँ पे आप देखोगे यदि हम क्या कर रहे हैं, ए वस्तु का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं P1 में, तो हम बी वस्तु का उत्पादन कहाँ कर रहे हैं, P0 में। ठीक है, तो एक वस्तुओं का उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक का ज़्यादा हो रहा है। अब वैसे ही आप लोग देखोगे, आप लोग डायग्राम इजी है, इसको समझ लोगे। ठीक है, फिर है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसका मीनिंग देखेंगे सबसे पहले हम। इसमें क्या होता है, संबंधित अर्थशास्त्र की हम आर्थिक समस्याओं का वास्तव में कैसे हल होती है इसको स्टडी करते हैं। फिर है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ये क्या है आपका, संबंधित आर्थिक समस्या कैसे हल की जानी चाहिए ये देखते हैं हम यहाँ पर। फिर है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा है आंकड़े के हिसाब पर हम क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। फिर है यहाँ पर हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं करते हैं। फिर है आपका उद्देश्य, एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, आदर्श मानदंड स्थापित करना।
फिर है आपका प्रकृति, वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं होता है। फिर है जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत विचार पर आधारित एवं परामर्श देने से संबंधित होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आप अंतर लिखिए। सबसे पहला है अंतरक्रिया की पूर्णता एवं अभाव। जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है, इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। फिर है सेकंड आपका केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें हम मांग पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का अभाव दिखाई हमको देता है। फिर है आपका अर्थव्यवस्था जहां यह लागू है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, विश्व के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशों में क्या है, अपनाई गई है। फिर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये चीन जैसे देशों द्वारा अपनाई गई है। फिर है उत्पादन का उद्देश्य। जो बाजार अर्थव्यवस्था होता है इसमें उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण। फिर है आपका उत्पादन साधनों पर स्वामित्व। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अवसर लागत की धारणा को पीपीसी है ना वक्र की सहायता से समझाइए। देखो, दो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। इसमें ये जो मॉडल है आपका, इसमें क्या होता है कि पीपीसी के अंदरूनी हिस्से पर अंक सक्षम है ना। पीपीसी पर कुशल अकुशल पीपीसी अप्राप्य एक दूसरे से कुशल संयोजन के बढ़ने की एक अच्छा खेत। अब देखो क्या होता है, जब दो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक का त्याग, हम जैसा कि मैंने बताया, अगर एक वस्तु का उत्पादन हम करेंगे तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना है तो एक वस्तु का उत्पादन हमको कम होगा। ये क्या होता है, वो उसकी आपकी अवसर लागत होगी। जबकि दूसरे का क्या होगा, अधिक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को कम करेंगे। फिर है उत्पादन संभावना वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। अब देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैं इतने बार बता चुकी हूँ कि आप लोग पढ़ोगे इसको। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि जैसा कि मैंने बताया, ये क्या होता है, इसमें हम एक उत्पादक, एक फर्म है ना, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन। फिर है इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं हम। फिर है कि ये समष्टि प्राचल स्थिर रहते हैं, ठीक है। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन करते हैं, और कीमत, एक वस्तु के कीमत के निर्धारण का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर है यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के 4 महत्व लिखिए। सबसे पहला सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। अब देखो, सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए है ना, उनके सफल निर्माण के लिए क्या करते हैं, व्यापक हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण जो होता है आवश्यक होता है। जिससे क्या होता है, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, पूरे समाज के लिए अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना, जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, है ना। फिर है आर्थिक विकास। अब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को आर्थिक विकास का दायित्व अब प्रमुख रूप से सरकार पर है। देखो, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनका विकास का किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर। अब देखो, आधुनिक जो सरकार है वो आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या कर रही है, प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। फिर है अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन। किसी अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन, इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समष्टि आर्थिक विश्लेषण को ही हमको अपनाना पड़ता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जनसंख्या, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी सामान्य समस्याओं के आधार पर भी होता है। देखो, विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी जो होता है सामान्य समस्याओं के आधार पर ही होता है। जैसे किसी फर्म के उत्पादन, रोजगार एवं कीमत संबंधी समस्याओं का फिर निर्धारण होता है। कुल उत्पादन, कुल रोजगार, ये आदि चीज़ें। फिर है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए।
अब देखो क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब देखो प्रत्येक समाज जो होता है उसको यह निर्णय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ये क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था को निर्धारित करना होता है कि वह किन किन चीज़ों का उत्पादन करें, है ना, मशीनों से करें, है ना, और मशीनों का उत्पादन कैसे, क्या उत्पादन करना है ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ों की डिमांड है, मशीनों पर कितना खर्च करेंगे, सेवाओं पर, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी आपकी। फिर है आपका वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब देखो वस्तुओं के उत्पादन के कई सारे टेक्निक होंगे, जैसे हम क्या करेंगे, मशीनों का यूज़ अधिक करेंगे या लेबर पावर का यूज़ अधिक करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन से तकनीक को हम अपनाएंगे। फिर है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब देखो हम ये देखेंगे कि हम उत्पादन किन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए, किसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी तथा किसको कम, ये चीज़ें हम देखेंगे कि हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो सके, ये भी अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्या है। फिर है आपका अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था, जो एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है, पारंपरिक दृष्टिकोण पर क्या होती है, आधारित होती है। ये क्या है, प्राचीन नियमों पर आपका डिपेंड होता है, आधारित होता है। तो इसमें सबसे पहले है अर्थव्यवस्था का बुनियादी प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे परंपरावादी अर्थव्यवस्था में ध्यान केवल उन चीज़ों, वस्तुओं और सेवाओं पर होता था, जैसे कृषि, मवेशी चराने पर ध्यान केंद्रित करना। फिर है अर्थव्यवस्था पर पकड़, जो होती है एक कमांड अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत है। इसमें है आपका एक केंद्रीकृत शक्ति है, जो ज़्यादातर क्या है, मामलों में सरकार है, इसलिए सरकार जो है अर्थव्यवस्था के संबंध में सारे निर्णय लेती है। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया बाजार अर्थव्यवस्था ये क्या है, पूर्ण विपरीत है, ठीक है, एक कमांड अर्थव्यवस्था की पूर्ण विपरीत होती है। यहाँ पे हम पूरी तरह से मुक्त बाजार और मुक्त बाजार के रुझान पर जो है आपके निर्भर करती है। फिर है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक कमांड और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के बीच एक आदर्श व्यवस्था होती है ना, जो क्या होती है, सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होती है। लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था के विशिष्ट संवेदनशील जैसे परिवहन, सार्वजनिक सेवा, इन चीज़ों को वो क्या करेगी, देख रेख करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जाना जाता है। फिर है आपका धन्यवाद। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। आप चाहते हैं कि आपको आगे के वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और क्लासेस की जानकारी मिलती रहे, तो आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को टच करें, ताकि आगे के आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप क्या करोगे, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करोगे, ताकि आप क्या कर सको, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। धन्यवाद।